हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स ओसी के सब्जेक्ट की हमारे। एंड द नेक्स्ट चैप्टर टुडे इज चैप्टर नंबर 11। नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगेन एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। आप इसके बारे में प्रैक्टिकल लाइफ में सुनोगे, समझोगे और इसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एज एन इंडियन कंज्यूमर। ठीक है, हम इन वन और द अदर वे वी आर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो एज अ कंज्यूमर आपको आपके राइट्स का पता होना चाहिए, ग्राहक जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है इट इज़ रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आप दुकान में गए कोई सामान खरीदने। ठीक है, आजकल होता है कि वैसे तो हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, उसमें भी ये चीज़ की इंपॉर्टेंस है, उस पर भी हम बात करेंगे, बट एक ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं। सपोज आप दुकान में कोई सामान खरीदने गए और कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज करने गए। सपोज आपने एक रेफ्रिजरेटर देखा, आपको पसंद आया, आप क्रोमा के स्टोर में या रिलायंस डिजिटल में या और कोई इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में चले गए। एंड जो भी आपको चीज़ पसंद आई आपने देखी और फिर उसको बिल पेमेंट किया और बुक करा दी और उन्होंने आपको घर पे डिलीवर कर दिया। अब जो पीस वो घर पे डिलीवर करके गए, वहाँ पे जो दिखाया वो तो अच्छा था, चल रहा था और वो सब चीज़ें थी। और रेफ्रिजरेटर जनरली कोई चला के नहीं दिखाता है, उसका तो मॉडल, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, क्या क्या चीज़ें आप उसमें स्टोर कर सकते हो, वो सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। भाई ऑब्वियस है कि रेफ्रिजरेटर मैं खरीद रहा हूँ तो वो चलेगा तो सही ना, बंद थोड़ी ना होगा। तो मैंने फ्रिज का मॉडल, उसकी कंपनी, ब्रांड, उसकी स्टोरेज लीटर्स में जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, इलेक्ट्रिक स्टार रेटिंग, वो सब देख के मैंने खरीद लिया। अब घर पे आके हुआ ये कि वो फ्रिज ऑन ही नहीं हो रहा है, मतलब डेड ऑन अराइवल पीस जो हम बोलते हैं, डेड ऑन अराइवल, DOA बोलते हैं शॉर्ट में उनकी लैंग्वेज में। तो वो पीस ऐसा घर पे उन्होंने दे दिया। अब मैं क्रोमा वाले को फ़ोन कर रहा हूँ, कंप्लेंट कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ और वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। मतलब इतना कंप्लेंट किया मैंने, कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, शोरूम पे जाके आया, बोले नहीं सर हमने तो पीस बराबर भेजा था, पता नहीं क्या हुआ, अभी पैसे आपने दे दिए, गुड्स आपके हो गए, आपके घर पे गुड्स को जो हुआ वो आपका हेडेक है, हमारा हेडेक नहीं है। मैं बोला भाई 50,000 रुपये का फ्रिज खरीदा है, फ्रिज आते ऑन ही नहीं हो रहा है, तो आप ही इंस्टॉलेशन करके दोगे ना, तो स्टार्ट तो होना चाहिए। तो मैं किस बात का नुकसान झेलूंगा, आप मुझे दूसरा पीस भिजवाओ। वो भेजने को रेडी नहीं है। ऐसी चीटिंग वो आपके साथ कर रहा है। तो अल्टीमेटली यू कैन क्लियरली सी कि वो आपके साथ चीट कर रहा है एंड यू शुड टेक सम एक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में कोई कानून तो होना चाहिए, क्या एक्शन लोगे आप, कौन से एक्ट के हिसाब से कंप्लेंट फाइल करोगे, अगर आप पुलिस कंप्लेंट करते हो क्या चार्जेस लगाओगे उसके ऊपर। तो जब तक किसी के केस में कोई, मतलब किसी भी सिचुएशन में कोई कानून ना हो, ठीक है, कोई रिटर्न लॉ नहीं होगा, तो आप एक्शन क्या लोगे। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कोई रिटर्न लॉ एग्जिस्ट करता हो। तो वो जो रिटर्न लॉ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इट इज़ कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कोपरा। बोलोगे सर कोपरा तो खाने की चीज़ होती है, नारियल। अरे कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर का CO, प्रोटेक्शन का PR और A, तो हम शॉर्ट में, हमारी लॉ की लैंग्वेज में इतने सारे एक्ट होते हैं तो हम उसको कट शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट में कोपरा बोलते हैं। तो आप भी कोपरा बोल सकते हो, उसको याद रख सकते हो। 1986, नो डाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स भी आए हैं, बट हमारा गुजरात बोर्ड है, जब तक इन्हें पता चलेगा कि अमेंडमेंट आए हैं, फिर वो लोग मटेरियल में चेंजेस करेंगे, फिर नई बुक्स बनेगी, फिर जब तक वो आएगा आपके सिलेबस में, तब तक तो आपका शायद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें अभी वही पढ़ना है जो पहले का एक्ट बना हुआ है। अमेंडमेंट्स यहाँ पे चेंजेस अभी ऐड नहीं हुए। जनरली जब मैं अपने स्टूडेंट्स को CA या CS के लिए पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे या CMA के लिए हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब ये लॉज आते हैं ना, तो दे आर अमेंडेड। तो एवरी 6 मंथ्स जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो वहाँ पे अपडेट होते हैं, एंड देन अलॉन्ग विद दैट आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है, बट यहाँ एक बेसिक आइडिया के लिए ठीक है। छोटे छोटे टेक्निकल चेंजेस की हम बात कर भी नहीं रहे। 5-7 पेज, 10 पेज का चैप्टर है, उसमें कितना वो आपको डिटेल में लेके जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए एक कानून है। चलो ये एक पॉइंट हो गया, मैं आपको ऐसे बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे ये कानून काम आ सकता है। आप खाने पीने जाते हो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, फूड चेन्स में, अलग अलग कैफ़ेज़ में, तो उनको भी एक बेसिक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके लिए जो भी खाने पीने की चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप कंज्यूम करने वाले हो, इट शुड बी सेफ़ फॉर योर हेल्थ। ठीक है, तो अगर आपको कोई खाने पीने की चीज़ों में एडल्टरेटेड का मतलब मिलावट वाला, तो कोई मिलावट वाली चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, या कोई पैकिंग वाले जो चीज़ें आती है जैसे वेफर्स है, बिस्किट्स है, नमकीन है, अगर उसमें कोई एडल्ट्रेशन या मिलावट हो रही है,
तो फिर उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि आपने उसकी चीज़ खरीदी है, कंज्यूम की है, आपकी हेल्थ ख़राब हुई है और ये प्रूव हुआ है कि उसके अंदर कुछ मिलावट है, तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कानून आपको हेल्प करेगा। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का केस हो गया, या फिर इवन पता है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करना, आपको ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने कार परचेज़ की, कार में तकलीफ आई, और फिर उसके बाद मैंने खुद ऐसे वीडियोस देखे भाई, कस्टमर ने बहुत बार सर्विस में देने की कोशिश की, वारंटी में क्लेम किया, लेकिन हुआ ये कि रिपेयरिंग प्रॉपर नहीं हुआ और कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब जो है यही है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए वो गाड़ी को बैल से खिंचवाया, गधे से खिंचवाया, गाड़ी में कचरा भर के लेके गए, पूरे शहर में घुमाया बैनर लगा के, तो कंपनी की बदनामी हुई, तब जाके उन्होंने एक्शन लिया और कार चेंज करके दी और रिपेयर करके दी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो कस्टमर्स कितनी बार ऐसा प्रोटेस्ट भी करते हैं, और जो पढ़े लिखे कस्टमर्स होते हैं वो लीगल एक्शन भी लेते हैं। तो ऐसा लीगल एक्शन लेने का आपके पास राइट है। एक और एग्जांपल जो रिलेट करेगा, आजकल चल रहा है ऑनलाइन कोचिंग, आप घर पे बैठ के मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे मिला नहीं हूँ, आप मुझसे मिले नहीं है, फिर भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं और एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस है वाईफाई या इंटरनेट, ठीक है। तो घर पे वाईफाई तो लगा लिया, लेकिन पहले 4 दिन तो अच्छा चला, 5वें दिन से इंडियन सिस्टम की फीलिंग आपको आने लग गई कि बारिश आती है तो स्पीड नहीं आती है, स्पीड आती है तो बारिश का ना होना ज़रूरी है, दोनों चीज़ें साथ में नहीं आ सकती। तो वाईफाई डाउन हो जाता है कितनी बार, स्पीड नहीं आती है, फिर आप कंप्लेंट करते हो, वो ठीक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ऐसा होता है। तो एक कंपनी का वाईफाई मैं यूज़ कर रहा था, तो मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुआ कि भाई बार बार वाईफाई ड्रॉप हो रहा है। मैंने बहुत कंप्लेंट की, बोले सर एक दिन में आ जाएगा, टेक्नीशियन ठीक कर देगा, 24 आवर्स में हो जाएगा, लेकिन वो आ भी नहीं रहा है, और अगर कभी चालू हो भी गया थोड़ी देर के लिए तो फिर से वो अपने आप बंद हो जाता है। तो ऐसे टेक्निकल इश्यूज बार बार होते जा रहे थे, और बीच में तो ऐसा हो गया वाईफाई बंद ही पड़ा है, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ लेकिन कोई ठीक करने नहीं आ रहा। फाइनली मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ा और लीगल नोटिस भेजना पड़ा, उसके बाद वो कंपनी ने उसको ऑन किया, फिर उसके बाद कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। तो ऐसे मैटर्स जो है वो लीगली भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं और करने भी चाहिए, ये आपका राइट है। आपने टीवी पे एक ऐड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, ऐसा कुछ देखा है आपने? वो कंज्यूमर दुकान में जाता है सामान खरीदने, दुकान वाला एमआरपी से ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेता है, फिर वो घर आके देखता है तो जाके कंप्लेंट करता है। अच्छा, जो प्रोडक्ट के साथ कोई फ्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो फ्री प्रोडक्ट आपको देता नहीं है, अपने पास ही रख लेता है और उसको बेच देता है, ऐसा सब होता है। तो आप टीवी पे देखते हो जागो ग्राहक जागो, एक्शन लो, ये करो वो करो। वो जो ग्राहक सुरक्षा जागो ग्राहक जागो वाली जो टीवी पे ऐड आती थी ना, वो इसी एक्ट के बेसिस पे थी। उसमें लिखा आता है कि भाई कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पावर यूज़ करो। तो वो चीज़ यहाँ पे है, तो उसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक स्लोगन है, उसको बोलते हैं द कंज्यूमर शुड बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। इसके लिए एक लीगल टर्म है, एक लैटिन टर्म है, उसको बोलते हैं केविएट एम्प्टर, ठीक है, केविएट एम्प्टर, CAVEAT, केविएट एम्प्टर, EMPTOR। ये वर्ड आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, लेट द कंज्यूमर बी अवेयर। तो यहाँ पे ये हो गया है कि कंज्यूमर हो या फिर सेलर हो, दोनों लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो बेच रहा है वो क्या बेच रहा है, जो खरीद रहा है वो क्या खरीद रहा है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में तो उन्होंने एक पूरा बोलते हैं ना समरी दे दिया, जो मैंने आपको बताया वो आप रीड भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे हम देख रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले केस में कि मीनिंग क्या है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब क्या? अनएथिकल, एक्सप्लॉइट करने वाली, इलीगल, अनलॉफुल प्रैक्टिसेस जो होती है, जो सेलर और मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, सब स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के बेचा, या बेचते टाइम झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचा और फिर बाद में वो फैसिलिटी उसमें है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे आपको बचाना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का काम, ठीक है। कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, देखो जब आपके साथ चीटिंग होती है, फ्रॉड होता है, ऑनलाइन सेलिंग, ई कॉमर्स मार्केट में तो बहुत होता है। मोबाइल फ़ोन्स में देखा आपने, डुप्लीकेट फ़ोन्स आ जाते हैं, खुले हुए पीस आ जाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स खरीदते टाइम बहुत सेफ रहना ज़रूरी है। आई सजेस्ट कि जो भी मोबाइल फ़ोन्स सिर्फ अमेज़ॉन या सिर्फ फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड है और सिर्फ वहीं से मिल रहे हैं एक्सक्लूसिवली बाय द कंपनी, सिर्फ वही मॉडल्स को आप ऑनलाइन खरीदो। अगर आपको वो सेम मॉडल दुकान पे मिल रहा है फिजिकली, तो प्रेफर कि आप दुकान से खरीदो, भले 200-500 प्लस माइनस हो। बट कितनी बार ऑनलाइन सेलर्स क्या करते हैं, जो वारंटी में पीसीज आते हैं जो खुले हुए होते हैं, जिसको रिपेयर किया गया होता है, उसको इतनी अच्छी तरीके से पैक करते हैं कि आपको लगेगा नया फ़ोन है,
और आपको नया फ़ोन बेच देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि सेकेंड हैंड है। और ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है। चार्जर का केबल अलग है, अडेप्टर अलग है, देख के पता चल रहा है कि ये अलग से अंदर अटैच किया गया है, बॉक्स के अंदर रखा गया है। तो खुले हुए पीसेस, आईफोन में ऐसा हुआ है 11-12 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार डिस्काउंट, और फिर पीस जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका था, जिसको बोलते हैं रीफर्बिश्ड, जो फ़ोन ऑलरेडी एक बार रिपेयर करके नए जैसा बना के बेचा जाता है, बट बोला नहीं कि रीफर्बिश्ड है, बोला नया पीस है। तो ऐसे फ्रॉड्स बहुत होते हैं, यू शुड बी अवेयर। तो फिजिकल और मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आपको फिजिकली भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बार बार आप बीमार पड़ सकते हो अगर खाने पीने की चीज़ों का मामला है तो ये सब मैटर करता है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब आपके पैसों का नुकसान, ठीक है। कंज्यूमर्स आर फेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू होर्डिंग ऑफ गुड्स, ब्लैक मार्केटिंग, चार्जिंग हायर प्राइस देन द प्रिंटेड प्राइस। बीच में आपने देखा था प्याज के दाम 200 रुपये किलो, दाल के रेट 200 रुपये किलो, इतना रेट बढ़ गया था। यहाँ पे पता है लोगों ने क्या किया, जिनके पास इसका बहुत स्टॉक था ना, लोगों ने गोदामों में, घरों में, वेयर हाउसेज में ठूस ठूस के भर दिया सारा। मतलब इतना प्याज छुपा के रखा, इतना जो है दाल छुपा के रखी, चावल छुपा के रखे कि जितना स्टॉक की शॉर्टेज मार्केट में दिखेगी उतना रेट बढ़ेगा। फिर अंट शंट दामों पे चीज़ें बेची है, और जो कमाया है पैसा उन लोगों ने, तो दे आर द होर्डर्स, वो होर्डिंग करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, जो सरकार का रेट है, जो गवर्नमेंट बोलती है उससे ऊपर कुछ भी अनशंट भाव पे बेचते हैं। तो वो जो चीज़ें लोग कर रहे थे, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। पब्लिक का तो पैसों का नुकसान हुआ, ठीक है। इसके बाद अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कौन चाहेगा कि उसके साथ चीटिंग हो, फ्रॉड हो। तो पब्लिक क्या चाहती है उसके तो खिलाफ ही है नहीं, ठीक है, पता चला। कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर के बारे में डेफिनेशन यहाँ पे दी है, अ पर्सन हु रिसीव्स गुड्स और सर्विस अगेंस्ट एन एक्सचेंज। मतलब वो गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है और सामने एक्सचेंज में क्या कर रहा है, पैसे पे कर रहा है, ठीक है। तो वो कंज्यूमर है। he pays or agrees to compensate partly or fully or promises to compensate on a future date or has participated in some future payment plan. Any user of the product or service who uses it on the basis of the permission of the purchaser is a consumer. ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, कितनी बार एक वर्ड यूज होता है, कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर वो है जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, बट कंज्यूमर वो है जो उसको यूज़ कर रहा है। अब जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए फ़ोन लेके आए, तो उन्होंने खरीदा है, तो दे आर द परचेजर, दे आर द कस्टमर, बट फ़ोन यूज़ कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, यू आर द कंज्यूमर। ये एक डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रखना। बट द वन हु परचेजेज ऑन अ रीसेल बेसिस, अगर कोई इंसान खरीदता है प्रोडक्ट इसीलिए ताकि वो आगे बेच सके, तो ट्रेडर हुआ ना, तो वो कस्टमर तो है लेकिन वो कंज्यूमर नहीं है। तो देयर इज अ डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, खास ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े। इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अभी यही तो बात हो रही थी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये हेड पॉइंट से भी आपको रिलेट हो जाएगा कि क्यों ये सब ज़रूरी है। तो पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक का पैसा, पब्लिक की वेल्थ, ये सब सिक्योर रहे, सोसाइटी में लोगों के साथ फ्रॉड्स ना हो, ज़रूरी है कि भाई ऐसा एक कानून हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है अपने रिस्क होल्डर्स, अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ। मतलब बिजनेस इज़ नॉट अबाउट चीटिंग विद द पीपल एंड फूलिंग अराउंड और डूइंग द फ्रॉड्स, ठीक है। बिजनेस इज प्रोवाइडिंग जेन्यून गुड्स एंड जेन्यून सर्विसेज टू द पब्लिक, and in return you get a good amount of profit or a reasonable amount of profit, whatever the market may be. But it is the responsibility of business to satisfy or to take care of its stakeholders. So that is the basic part. The companies or the business entities cannot just have the only intention of cheating or doing fraud with their customers, taking their money and then not providing the required services or goods. This should not be the case. ये आपको ध्यान रखना है। Next point is part of the society. Obviously business is also a part of the society. You cannot separate the business with from the society, because जो society है उसी के लोग बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उसी के लोग बिजनेस में से बने हुए गुड्स कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। इम्प्रेशन ऑन द सोसाइटी, बिजनेस की जो हैबिट्स है, बिजनेस का जो तरीका है, बिजनेस करने का तरीका, वो सोसाइटी पे, लोगों पे इम्पैक्ट डालता है, और उनकी लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड्स, फूड हैबिट्स, फैशन सेंस, क्लोथिंग, ये सब के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप बिजनेस में क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कैसा प्रोवाइड कर रहे हो, कैसी एडवर्टीजमेंट्स दे रहे हो, ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो ऑब्वियसली
ध्यान रखा जाए कि आप एथिकल काम करो, सही काम करो, सोसाइटी के फेवर में काम करो। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस। देखो ऑब्वियस है, अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस को सस्टेन करना है एंड आगे बढ़ना है तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर बिजनेस एंटिटीज ये सोचेंगे कि हमें तो एक बार बस कंज्यूमर को फूल करके, चीट करके उसे पैसा निकलवा लेना है, तो क्या एक ही बार पैसा कमाना है क्या? आपको आगे बिजनेस नहीं करना है। और जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, आप कोई भी ब्रांड का नाम ले सकते हो, टाटा का नाम ले सकते हो, रिलायंस का नाम ले सकते हो, पैनासोनिक का नाम ले सकते हो, सैमसंग, सोनी का नाम ले सकते हो। तो लोग बरसों से इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। कोलगेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मैगी है, तो दे आर मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड्स ना। वो ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट बेच के उल्लू बना रहे हैं और आप बार बार उनसे उल्लू बनने जाते हो। एक बार खरीदोगे, प्रोडक्ट बेकार निकलेगा, छोटा मोटा प्रोडक्ट होगा, आप सोचोगे इसके लिए कोई केस थोड़ी करता है, बट अगली बार इस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदते, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो एक बार नाम बिगड़ा ना, तो आप 10 लोगों को मना करोगे कि मत खरीदना गलती से भी, और आप इंसिस्ट करोगे। एक बायर जब खुद चीट होता है ना, वो 100 लोगों को बचाने की ह्यूमन नेचर होता है, साइकोलॉजिकल होता है कि वो कोशिश करता है। अब जैसे मैंने एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, बहुत घटिया निकला। अगर मैं दुकान पे किसी अननोन इंसान को भी प्रोडक्ट खरीदता देखूंगा ना, शायद मैं नेचुरली एज अ एक ह्यूमन जेस्चर में उसको रोक दूंगा कि भाई साहब मैंने प्रोडक्ट अभी खरीदा था, देखो पछता रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मत पैसे डालो इसमें, इससे तो बेटर है ये ले लो। समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीज़ें जो है वो ह्यूमन बिहेवियर है, वो होती हैं। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बिजनेसेस के लिए भी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा है और सस्टेनेबल है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखें। अब गांधी जी को भी यहाँ बीच में ले आए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी's प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, okay, whatever wealth the society has given to the person should be used for the welfare of the people of the society। गांधी जी के विचार वैसे भी बहुत ज़्यादा ऊंचे थे और हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, बट स्टिल हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो ये बोलते हैं कि अगर सोसाइटी ने आपको इतना कुछ दिया है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। मतलब दे आर टारगेटिंग द कंपनीज कि भाई बिजनेस एंटिटीज़ को पब्लिक की वजह से इतना ऊंचा बनने का मौका मिला है, तो पब्लिक के लिए भी तो कुछ करो। ये एक आइडिया होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी's consumers is the most important person visiting the place of business। he is not dependent on the seller but we the sellers are dependent on him। हम ग्राहक पे डिपेंड करते हैं, ग्राहक तो भगवान होता है, ऐसा बोलते हैं। तो बस वो सही बात है ना। he does not interfere in our work but he has the objective of our business। he is the objective of our business। हमारे बिजनेस का मेन मोटिव ही कस्टमर्स को लाना है। ठीक है, वो हमारे बिजनेस का हिस्सा ना होके भी है। ठीक है, he is not an outsider for our business but he is a part of our business। we do not favor him by providing a product of choice but he does a favor by giving an opportunity to serve him। वो हमें मौका देता है कि हम उसको सर्विस दें और हम उससे पैसे चार्ज करें, ना कि वो बोलते हैं ना कि हम उसके लिए कुछ भगवान है, वो हमारे लिए भगवान है। वैसे आपको ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ऊपर हमने देखा कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे अप्रोच अलग है। पहले बोला द एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है। एक्सप्लॉयट करने का मतलब है उनका फ़ायदा उठाया जाता है, अनड्यू एडवांटेज लिया जाता है। जानबूझ के डुप्लीकेट, घटिया, एडल्टरेटेड, मिलावट वाले सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेच के, चीप क्वालिटी के, उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं लोग। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। Such wrong and irrelevant practices adopted by business units have resulted in a need for consumer protection। Ignorance of the consumers। देखो कंज्यूमर्स बेचारे परेशान हो रहे हैं, वो कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है, बट उनको इग्नोर किया जा रहा है। पहले होता था जब टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ BSNL था, एक लैंडलाइन कनेक्शन लेना मतलब भगवान से दूसरा जन्म मांग लेने के बराबर है कि पता नहीं कैसे होगा। इतने एप्लीकेशन दो, इतनी बार धक्के खाओ, इतना पैसा दो, लेकिन सुनेंगे ही नहीं, अपनी मर्जी से आएंगे। अच्छा, और फिर वो लैंडलाइन ख़राब हो जाए तो उसकी तार ठीक करने के लिए जो टेक्नीशियन होता है ना, जो लाइनमैन होता है, उसको बुलाते बुलाते दम निकल जाता था। मतलब आप अपने ससुराल वालों की इतनी इज्जत नहीं करोगे जितनी उसकी करनी पड़ती, तब तक वो तार भी नहीं जोड़ेगा, इतना भाव खाते थे वो। लेकिन अब जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आए, उसके बाद BSNL को कोई पूछता नहीं है ना, तो सामने से आके कनेक्शन देके जाते हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ यूनिटी अमंग द कंज्यूमर्स। हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंज्यूमर्स के बीच में कोई यूनिटी नहीं है। मतलब मैं ग्राहक हूँ, आप ग्राहक हो, बट हम कोई दोस्त तो है नहीं, हमारी कोई यूनियन तो बनी हुई नहीं है। तो क्योंकि यूनिटी नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, कोई ऐसा
फोरम या प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम एक साथ जुड़े हो और फिर हम कुछ कलेक्टिव एक्शन ले सकें। तो एक कानून अगर हो, सरकार के थ्रू हम कंप्लेंट कर सकें, तो मैं अकेला कंज्यूमर भी बड़ी कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, डन। अब एक्ट की बात कर रहे हैं ये, अब उसके पार्ट पे चलते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो मैं आपको बता रहा था कि 1986 में ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास हुआ था। अब यहाँ पे क्या बता रहे, थ्रू द लीगल सिस्टम दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड ऑल, वो हमने देखा। थ्रू द लीगल सिस्टम अ ट्रिपल लेवल लेयर हैज बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, in which at the district level, at the state level and at the national level facilities are set up for immediate registration of complaints and their quick redressal at less cost। देखो 3 लेयर पे आपको फैसिलिटी दी जा रही है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेंट कर सकते हो, आप स्टेट लेवल पे कंप्लेंट कर सकते हो, आप नेशनल लेवल पे कंप्लेंट कर सकते हो, और यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि आपकी कंप्लेंट इमीडिएटली एक्सेप्ट हो और आप इसके अगेंस्ट जो बेनिफिट चाहते हो, जो जस्टिस चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम को क्विकली रिड्रेस किया जाए, मतलब सॉल्व आउट किया जाए, वो भी सबसे कम कॉस्ट पे। ठीक है, डन। नेक्स्ट पार्ट, मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो हम देख चुके हैं, रिपीट है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, बहुत ईजी पॉइंट्स, ये चार्ट में जितने पॉइंट्स हैं ना उसी से आपको समझ आ जाएगा। पहली बात है सेफ्टी। कोई भी प्रोडक्ट कोई कंज्यूमर यूज़ करता है तो उसकी सेफ्टी बहुत मैटर करती है। मैंने तो यूएस के बारे में पढ़ा था, एक केस था कि मैकडोनल्ड्स पे एक लेडी ने केस कर दिया कि जो कॉफ़ी उसको दी गई, हॉट कॉफ़ी, लोग होता है ना ड्राइव करते करते भी कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो गाड़ी में बैठ के कॉफ़ी लेके जा रही थी, टेक अवे था, वो इतनी गर्म थी कि उसने वो कॉफ़ी जब अपने पैर पे रखी, मतलब ऐसे होता है ना, अपने बैठे लैप में रख ली और कुछ कॉफ़ी गिर गई, ऐसा कुछ हुआ तो उसको बर्न्स हो गए, उसकी स्किन जल गई। तो उसने केस कर दिया कि भाई ओवर एक्सेस हीटेड कॉफ़ी थी ये, और उस पर कप के ऊपर कोई डिस्क्लेमर नहीं था कि दिस इज़ हॉट और कॉशियस, जबकि खरीदी हॉट कॉफ़ी तो पता होना चाहिए ना कॉफ़ी गर्म है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ केस हुआ था। तो उन्होंने मेंशन नहीं किया था ना, दैट वाज देयर फॉल्ट। तो कप के ऊपर अब वो लिख के देते हैं कि भाई दिस कप मे बी हॉट एंड बी केयरफुल एंड ऑल। तो सेफ्टी मेजर्स बहुत नेसेसरी हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर आप खरीदते हो, जैसे टोस्टर खरीद लो, माइक्रोवेव खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, आप देखना उसके बॉक्स के ऊपर और उसके यूज़र मैनुअल में सारे सेफ्टी टिप्स लिखे होते हैं कि भाई स्विच टाइम बराबर बंद रखो, स्विच ऑन मत रखो, प्लग कनेक्टेड मत रखो, स्पार्क शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, रेगुलर उसको क्लीन करो, रेगुलर उसको सर्विस करवाओ। जैसे गैस, मतलब एसी होता है ना, एसी फ्रिज में गैस होती है, तो टाइम टू टाइम उसको चेक कराओ, सर्विसिंग नहीं करवाओ तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये सारे सेफ्टी फीचर्स उनको उस पर लिख के देने पड़ते हैं, मैंडेटरी। अगर नहीं लिखे तो उनके लिए ट्रबल हो जाएगा इस एक्ट में, तो सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट, जैसे कार में आप देखते हो, 4 व्हीलर में एयर बैग्स और क्रैश टेस्ट होता है, पता है, गाड़ियों को क्रैश करके देखते हैं कि कितने इम्पैक्ट पे कस्टमर्स को जो अंदर बैठे हैं उनको चोट आ सकती है, तो एयर बैग खुलता है कि नहीं, गाड़ी पलट जाती है तो क्या होता है। आप देखना यूट्यूब पे क्रैश टेस्ट वीडियोज़ होते हैं कोई भी गाड़ी के, और बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया में गाड़ियाँ बना के बेच रही है उनका क्रैश टेस्ट में बहुत कम स्टार रेटिंग आता है, आउट ऑफ 5 स्टार्स रेटिंग दिया जाता है, और सबसे कम रेटिंग्स वाली बहुत सारी कंपनीज इंडिया में हैं, और वो गाड़ियाँ जो हाईवे पे सेफ़ नहीं मानी जाती, हाई इम्पैक्ट में एक्सीडेंट के केस में, ऐसी भी बहुत सारी गाड़ियाँ बन रही हैं। बट आपको कार परचेज करते टाइम उसकी सेफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। सिर्फ ज़्यादा माइलेज और सस्ती गाड़ी और ये सब आप सोचोगे तो अल्टीमेटली नुकसान हो सकता है, लाइफ का नुकसान हो सकता है। और ऐसा बहुत सारे केसेस में प्रूव हुआ है कि गाड़ी की अच्छी बिल्ड क्वालिटी की वजह से लोगों की जान बची है। टाटा नेक्सन का मैंने केस देखा, टाटा टियागो का केस देखा, फोर्ड इकोस्पोर्ट का केस देखा, ऐसे बहुत सारे एंडेवियर, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। तो स्ट्रॉन्ग बिल्टअप, महिंद्रा की गाड़ियों में भी ये चीज़ देखी गई, गाड़ियों की स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की वजह से लोगों की जान बची। और कुछ कंपनीज अदरवाइज भी हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी पुअर है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो कुछ बचता ही नहीं और लोगों की डेथ उस वजह से हो जाती है। तो सेफ्टी मैटर करती है, इन्फॉर्मेशन मैटर करती है। जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका हक बनता है कि वो सारी डिटेल्स जाने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे उसके इंग्रेडिएंट्स। आप कोई खाने पीने की चीज़ खरीदते हो ना, फूड पैकेट्स, वेफर्स, चिप्स, बिस्किट्स, उसके पीछे आप देखना उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इसके अंदर क्या क्या उन्होंने ऐड किया हुआ है, वो उसको छुपा नहीं सकते। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है बताना। इंग्रेडिएंट्स, कब मैन्युफैक्चर किया, कैसे यूज़ करना है,
फूड पैकेट्स पे लिखा तो कुछ कुकिंग करना हो, जैसे कुछ राइस बनाने, नूडल्स बनाने, तो भाई इसको पानी में डालो, स्टर करो, बॉईल करो। डिस्क्रिप्शन फोटो के साथ दिया होता है, हिंदी में इंग्लिश में लिखा होता है, नेसेसरी है। प्राइस, क्वालिटी, उसकी प्योरिटी, कि भाई इसको फूड सेफ्टी मार्क मिला हुआ है, एग मार्क मिला हुआ है, वो सब नेसेसरी है। एग मार्क मतलब एग नहीं, अंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तरीके का मार्क, ISI मार्क मिला हुआ है उस तरीके से। फॉर दिस लीगली मैन्युफैक्चरर इज बाउंड टू डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन। चॉइस का मतलब ये है कि हर कस्टमर को पूरा राइट है कि वो उसकी चॉइस का प्रोडक्ट परचेज कर सके, जैसा वो डिस्क्रिप्शन दे उसके रिगार्डिंग, कंपनीज के पास जैसा प्रोडक्ट हो वो उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हो, मैच करता हो, उसको पसंद आए तो ही वो खरीदे। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। आप कोई शोरूम में गए, आपने गाड़ी देखी, आपको नहीं अच्छी लगी, तो क्या ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी? जस्ट बिकॉज आप वो शोरूम में गए, आपने कार का टेस्ट ड्राइव लिया, तो इज इट नेसेसरी कि खरीदनी पड़ेगी? नॉट नेसेसरी। आपको दूसरी कोई गाड़ी पसंद आ गई, आप वो ले लो। तो कंज्यूमर इज़ द किंग, बायर इज़ द किंग, तो उसकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंटेशन। कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेशन से डिससेटिस्फाइड है कि आपने मुझे प्रोडक्ट जैसे दिखाया वैसा है नहीं, और जो फीचर्स मैंने मांगे थे इसमें तो है ही नहीं, और आपने तो कुछ और ही बोला था, कुछ और ही निकला, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करना उसका राइट है, वो कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, डन। रिड्रेसल का मतलब है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर सब स्टैंडर्ड, पुअर क्वालिटी का घटिया प्रोडक्ट और बेकार सर्विस उसको मिली है, जैसे आप होटल में रहने गए और आपको बहुत पुअर सर्विस मिली, तो आप नाराज़ हो क्या होगे ना, कि यार मैंने इतना महंगा कमरा किराए पे लिया, मैंने इतना पैसा भरा होटल में और इतनी घटिया सर्विस, खाना अच्छा नहीं है, टाइम पे नहीं आ रहा है, ठंडा खाना लेके आ रहे हो, मैं ऐसी सर्विस क्यों झेलूंगा? रूम सर्विस के लिए कोई नहीं आता है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। कस्टमर्स तो गुस्सा होते हैं ना, और कुछ लोग ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी करते हैं कि मैं इतना पैसा भरा है ना, तो मेरे पास राइट है जो चाहे बोलने का। है, कंज्यूमर है, बोलेगा, आपको सुनना पड़ेगा अगर आप गलती कर रहे हो तो रिड्रेसल मीन्स एक तरीके का सॉल्यूशन, जस्टिस मिलना बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखना। कंज्यूमर का एजुकेशन, इसमें क्या बोला है? एवरी कंज्यूमर हैज़ द राइट टू नो एंड ऑल्सो रिमेन इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। कंज्यूमर को जानकारी होना प्रोडक्ट की क्वालिटी की, उसके अंदर जो कुछ भी यूज़ हुआ है, जैसे खाने पीने की चीज़ों में होता है ना कि भाई एगलेस है, इसके अंदर कुछ नॉन वेज यूज़ नहीं हुआ है, प्योर वेज है, इसमें गार्लिक है, इसमें गार्लिक नहीं है। भाई जो जैन फूड प्रीफर करते हैं उनको भी ध्यान दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो दैट कंज्यूमर एजुकेशन इज़ योर राइट। तो आपको अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। यहाँ बोला है यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए हैं, और बोला हुआ है कि कंज्यूमर को दो और राइट यहाँ पे मिलते हैं। एक है बेसिक नीड्स और एक है हाइजीनिक एनवायरनमेंट। मतलब ये आपका राइट है कि एज अ कंज्यूमर आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस गुड से, उस सर्विस से वो फुलफ़िल हो, और जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज आपको दी जा रही है आपको एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिले उससे, और उससे कोई पल्यूशन क्रिएट ना हो और आपकी हेल्थ ख़राब ना हो। इसलिए हम देखते हैं कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में मेंशन किया होता है कि दिस प्रोडक्ट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, दिस प्रोडक्ट इज़ इको फ्रेंडली एंड दिस प्रोडक्ट कैन बी डिस्पोज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, और वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। क्लियर, डन। तो ये कुछ राइट्स थे उसके जो एक कंज्यूमर को मिलते हैं इन द एक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। वैसे ही सिर्फ राइट्स नहीं होती, जब भी राइट्स होती हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात हो रही है। लेट अस चेक आउट कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है। सबसे पहले कॉन्शियस यूज़ ऑफ राइट्स। आप अपने राइट्स का मिस यूज़ मत करो, कॉन्शियसली उसको जेन्यूनली यूज़ करो, सबसे पहला पॉइंट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से बचो। देखो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो आने ही वाली है, कितनी बार होता है ना, कुछ लार्जर देन लाइफ एडवर्टीजमेंट कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट तो ऐसा है वैसा है। तो ये कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई बढ़ा चढ़ा के अगर कोई एडवर्टीजमेंट दे रहा है तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि यार ऐसा तो नहीं होता है रियल लाइफ में, तो इतना भी बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। और आप कोई प्रोडक्ट को ट्राई करने से पहले उसका थोड़ा सा उसके बारे में पता लगा लो। जैसे इन्होंने बोला है, होता है ना भाई, ये ड्रिंक पियो तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ये ड्रिंक पियो तो वज़न कम हो जाएगा, ये ड्रिंक पियो तो वज़न बढ़ जाएगा, पाउडर खा लो तो ये हो जाएगा। ऐसा सब होता नहीं है, वो फेक होता है। तो ऐसा सब कभी करना नहीं चाहिए। तो उसकी बात हो रही। केयर ड्यूरिंग परचेज। खरीदते टाइम भी आपको प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उस पर क्या लिखा है, क्या डायरेक्शंस है। जो सामने सेल्समैन बोल रहा है वो तो अपनी जगह, बट आप भी तो खुद पढ़ लो, तो थोड़ा सा आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप इस पर फोकस करो, ठीक है। इसके बाद सॉलिसिट फॉर अ बिल। एक्चुअली में ये चीज़ है कि बिल मांगना चाहिए। बिना बिल के अगर आप खरीद रहे हो तो प्रॉब्लम है।
फिर बाद में क्या होगा, कंप्लेंट करने जाओगे और बिल नहीं होगा, वो बोलेगा मैंने तो ये गुड्स बेचा ही नहीं, क्या प्रूफ है, प्रूफ ही नहीं दे पाओगे आप। तो बिल मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाई क्वालिटी डिमांड करना, ये भी आपका राइट है, तो वो भी आपको करना चाहिए कि भाई हाई क्वालिटी, मुझे अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए और जो क्वालिटी मैं डिमांड कर रहा हूँ वो मुझे मिलनी चाहिए। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करो, स्ट्रेस करो, और एज अ बायर कहीं पे भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो फिर आप खुद ही क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके सस्ते रेट के चक्कर में या ये सब चीज़ों के चक्कर में प्रोडक्ट परचेज़ कर लोगे और फिर बाद में कंप्लेंट करोगे, तो हो सकता है कि आपको बाद में उसका कोई फ़ायदा ना मिले। तो पहले से थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसके बाद क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्यून कंप्लेंट्स। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो ना, तो वो कंप्लेंट जेन्यून होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड दोनों टाइप के कस्टमर्स होते हैं। कितनी बार क्या होता है, लोग सोचते हैं छोड़, अब छोटी मोटी बात के लिए कहाँ कंप्लेंट करते फिरेंगे। और दूसरी जगह क्या होता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो अननेसेसरी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कंप्लेंट करते हैं। तो यू शुड बी जेन्यून इन बोथ द वेज कि है अगर गलती तो इन्फॉर्म करो, और अगर इतनी बड़ी भी गलती नहीं है तो बढ़ा चढ़ा के मत इन्फॉर्म करो, जितनी है उतनी करो। तो यू शुड बी बैलेंस्ड ऑन बोथ द वेज, बोथ द डायरेक्शंस। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। ओके, कंज्यूमरिज्म का मतलब ये है कि आपको लोगों में सही अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उनके क्या राइट्स हैं एज अ बायर सबको बताना चाहिए। तो अगर किसी को नॉलेज नहीं है और आप उसको सही नॉलेज दो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा बोल रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये तो होता ही है ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करो तो उसमें लिखा होता है कि इसको डिस्पोज कैसे करना है। जैसे पेंसिल सेल बैटरी आप यूज़ करते हो तो उसको कचरे में डाल दोगे, डिस्पोज ऐसे ही कर दोगे तो रिस्क है, उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है क्योंकि कचरा जलाया जाता है। तो आपको बोला जाता है कि उसको सेफली डिस्पोज करो, लेकिन फिर भी हम तो कचरे में डालते हैं। फिर जब सेल डिस्चार्ज हो चुका है तो उसमें क्या बचा है, हाँ थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो ब्लास्ट हो भी सकता है, एंड इट कैन रिजल्ट इनटू अ बिग ट्रेजेडी और मिस हैपनिंग। क्योंकि थोड़ा सा भी स्पार्क हो गया, ब्लास्ट हो गया किसी सेल में और पूरा कचरा जल रहा है और आजू बाजू भी आग लग गई, तो इट कैन बी डेंजरस। तो बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स को डिस्पोज ठीक से करना चाहिए, केमिकल वाली चीज़ों को भी ठीक से डिस्पोज करना चाहिए, ये नेसेसरी है। इसके बाद नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज़, हाँ ये भी क्लियर कर दिया कि अनएथिकल एक्टिविटीज़ में अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं करना चाहिए। मीन्स अगर आप जेन्यून कंज्यूमर हो, जेन्यून कस्टमर हो, देन यू शुड बिहेव लाइक अ जेन्यून कस्टमर ओनली। और आप ये सोचो कि भाई हम अननेसेसरी बहाना बना के कंपनी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करके कुछ पैसे निकलवा लेंगे, कुछ फ़ायदा उठा लेंगे, तो ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज़ से आपको बचना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके अलावा और कुछ है, अब आगे जो पॉइंट्स हैं उसमें बात हो रही है ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन की। तो ठीक है, हम ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं। इस लेक्चर के लिए इतना इनफ था, हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग हाफ कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर को वहीं पे पैकअप करें। तो ये चैप्टर थोड़ा छोटा है तो हम इसको जल्दी पैकअप कर पाएंगे, तो आपके लिए भी अच्छा है, जल्दी इसको कवर अप कर पाएंगे। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अभी और भी कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं क्लियर हुआ हो, तो आप आराम से डाउट पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करिए, मैसेज करिए और उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।